please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और अगले आधे घंटे में देश के 5 जाने माने एक्सपर्ट से जानेंगे निफ्टी पर क्या होनी चाहिए रणनीति, और इन तमाम एक्सपर्ट से जानेंगे इनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, साथ साथ ऑप्शंस मार्केट में आज की बेहतरीन स्ट्रेटजी भी पेश करेंगे और वायदा बाजार के तमाम बजिंग स्टॉक्स की भी होगी चर्चा। लेकिन पहले भारतीय बाजार और डे 2 है इस हफ्ते का। जी हां, मंगलवार की दोपहर और एक इंटरेस्टिंग सेशन पैन आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। सीमित दायरे में लेकिन अस्थिरता के साथ हो रहा है भारतीय बाजारों में कामकाज। आज सुबह या फिर कल देर रात अगर आप जागे हों या आज सुबह उठे हों तो अमेरिका से तस्वीर अच्छी नजर नहीं आ रही थी। अमेरिका में कल 2 से 2.25% तक की कमजोरी थी। डाउ 450 पॉइंट नीचे कामकाज करता हुआ नजर आया था। तो इस हफ्ते की शुरुआत या इस क्वार्टर की शुरुआत अमेरिका में तो बहुत कमजोर नोट पे हुई। लेकिन जैसे नीरज ने आज सुबह जब ग्लोबल क्यूज बताए थे तब उन्होंने हाईलाइट करा था कि क्यूज इतने खराब नहीं है और उसके पीछे वजह थी अमेरिका की अपनी दिक्कतें। वहां पे टेक्नोलॉजी शेयर्स पे रेगुलेशन और स्ट्रेंथन करने की बात, उससे वहां पे टेक शेयर्स की पिटाई हुई, या फिर मेक्सिको के साथ जो अमेरिका डील कर रहा है, नैफ्टा के एग्रीमेंट्स कर रहा है, उसमें मेक्सिको वॉल वगैरह की बात सामने आती हुई, उसको लेकर नर्वसनेस क्रीप इन हुई और इसीलिए वहां पे दबाव देखने को मिला। तो कमजोर संकेत तो थे, तो हमने दबाव के साथ शुरुआत जरूर करी, एक माइनर गैप डाउन के साथ शुरुआत करी, लेकिन दिन के दौरान फिर हमने सुबह सुबह लो लेवल से एक रिकवरी आती हुई देखी। तो अंडरलाइन कुछ बुलिश सेंटिमेंट्स भी थे। वो क्या थे? एक तो ध्यान रखें, आईसीआईसीआई बैंक के जो पूर्व चेयरमैन साहब हैं एन वागुल, इसी नेटवर्क को क्लैरिफाई करते हुए नजर आए वीडियोकॉन के साथ जो डीलिंग्स हुई थी, और क्लैरिफिकेशन बाजार को पसंद आ रहे हैं। कल के पैनिक 6% की पिटाई के बाद आज हर निशान पे आपको आईसीआईसीआई बैंक कामकाज करता हुआ नजर आएगा। हेडलाइन में मैंने मेंशन करा कि आरबीआई ने बॉन्ड्स पे जो घाटा होने वाला है उसे एक क्वार्टर में नहीं बल्कि 4 क्वार्टर्स में बैंक चाहे तो स्प्रेड आउट कर सकते हैं, उसके लिए प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं। तो एक रिलीफ है। तो ना सिर्फ आईसीआईसीआई आपकी स्क्रीन पे जो अलग डेवलपमेंट की चलते, लेकिन एसबीआई जैसे दिग्गज या सरकारी बैंक पे हम देख रहे हैं एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, या फिर कुछ खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग का वहां पे फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करंट जो था वो था जीएसटी कलेक्शंस। मार्च में 90,000 करोड़ रुपए पे पहुंचते हुए इनफैक्ट FY18 के डायरेक्ट करेक्शंस के एनुअल टारगेट्स थे उसको बीट करते हुए हम नजर आ रहे हैं। तो ये सब अंडरलाइंग मोमेंटम स्ट्रांग थे, और एक अंडरलाइंग मोमेंटम तो आपने मंडे से या फिर संडे से नोटिस करना शुरू करा होगा, और वो सबसे इमीडिएट मोमेंटम माना जाता है अंडरलाइंग स्ट्रेंथ का। वो थे मार्च बिक्री के आंकड़े। हर ऑटो कंपनी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आपको नजर आए होंगे। वो दिखाता है अंडरलाइंग करंट स्ट्रांग है। माइक्रो नंबर्स अभी भी बेहतर नजर आ रहे हैं इकोनॉमी के। और कल जिस तरह से भारतीय बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत करी थी तो बुल्स का पलड़ा तो वैसे भी कुछ भारी होता हुआ नजर आ रहा था। पिछले हफ्ते के मोमेंटम को हम इस हफ्ते भी पिकअप करते हुए नजर आए थे। तो इन सब के बीच लो लेवल से एक रिकवरी थी, पर ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें हो रही हैं। वो 20 डीएमए के आसपास जाते नहीं, हम वहां पे फंसने लगते हैं, अटकने लगते हैं, और इस समय हम 10-200 के नीचे कामकाज कर रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखें, आज फिर से लो से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एकदम 1/4% के आसपास की कमजोरी, जबकि डाउ में 2 से 2.25% का दबाव था। तो इस तरह का आउट परफॉर्मेंस कह लीजिए आप भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है जब ग्लोबल मूड खराब था। तो कुछ अंडरलाइंग मोमेंटम है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा था जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ जो है। अच्छा, बैंक निफ्टी रिकवरी, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, 1/4% के आसपास का दबाव, और कल भी आपको याद होगा आईसीआईसीआई एक्सिस जैसे बैंक्स की इतनी तगड़ी पिटाई के बावजूद बैंक निफ्टी में उस तरह का प्रेशर देखने को नहीं मिला था, और आज हरे निशान में बैंक्स कामकाज करते हुए। एक और अच्छी बात, मिड कैप स्मॉल कैप्स हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, और मार्केट ब्रेथ इस समय भी पॉजिटिव है। 3:2 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं ऑलमोस्ट 60% शेयर्स हरे निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। दबाव में एक आईटी है, और आईटी की अपनी सेट ऑफ इश्यूज हैं। कल से ध्यान रखें, FY19 के जो H1B वीजा अलॉटमेंट्स होते हैं उसकी शुरुआत हुई है, और एक्सपेक्टेड है इस बार ट्रंप के अंदर रिजीम टाइटन होती हुई नजर आएगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी शेयर्स को लेकर जो तमाम इश्यूज यूएस में क्रॉप अप हो रहे हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस वहां से भी क्रीप इन होती हुई। तो ये सब तमाम इश्यूज रुपए के अलावा, इसीलिए आप देख रहे हैं आईटी दबाव में, एफएमसीजी ठंडा। अदरवाइज ऐसी कोई पॉकेट नहीं है जो बहुत ज्यादा प्रेशर इस समय झेल रही हो। तो इसीलिए हाईलाइट इंटरेस्टिंग है, अंडरकरंट स्ट्रांग नजर आता है। देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। लेकिन जहां तक रेंज है,
इस सीरीज का तो 10,000 आज की जो एक्टिविटी खास तौर पे 10,000 तो खैर साइकोसैंट है ही लोअर लेवल्स पे। 10,400 पे गतिविधि स्ट्रांग है, बिल्डअप स्ट्रांग है, लेकिन अगर नियर टर्म मुझे देखना है तो शायद वो 10,100 से 10,300 जो रेंज में कल दायरा कह रहा था वही दायरा अभी भी नजर आता है। उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, 20 डीएमए जो पड़ता है 10,230 के आसपास और 200 डीएमए जो पड़ता है इन्हीं लेवल्स के आसपास जहां पे बाजार खड़ा हुआ है 10,182 के लेवल्स के आसपास। तो उन लेवल्स को आप ध्यान में रखें। चलिए एक्सपर्ट से बातचीत की शुरुआत करते हैं, समझते हैं दरअसल मूड क्या है और रणनीति क्या होगी। शुरुआत एंजल ब्रोकिंग के चीफ एनालिस्ट समीत चौहान साहब के साथ। समीत जी हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करेंगे निफ्टी पर सर? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, मैं अगर सिर्फ इंडेक्स को देखूं तो यहाँ पे मुझे कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लास्ट 2-3 दिनों से देखेंगे तो क्लियरली एक स्टॉक स्पेसिफिक रिलीफ रैली हम मार्केट में देख रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट उसके पहले अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपने भी अभी हाईलाइट किया 10,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल भी पुट राइटर्स वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव थे और आज भी अभी तक हमने 2-2.5 लाख शेयर्स का वहाँ पे एडिशन दिखा हुआ है। ये कोइंसाइड होता है लास्ट वेडनेसडे का लो जो 10,096 के आसपास है। सो एज अ पेसिमिस्ट अगर मुझे मार्केट में शॉर्ट जाना है तो ये लोस के नीचे ही मैं मार्केट में शॉर्ट जाऊंगा, या फिर यहाँ से अगर डिसेंट बाउंस बैक आता है तो। फिलहाल निफ्टी एक रेंज में है, 150 पॉइंट के रेंज में एक फॉलिंग चैनल है जिसका हायर एंड अराउंड 10,250 है, तो वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। ये ब्रेक होने के बाद ये रिलीफ रैली और थोड़ी एक्सटेंड होगी। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कुछ चेंज नहीं होने वाला है, उसके पहले थोड़ा बहुत ये हम मार्केट में रिलीफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे निफ्टी में कोई कॉल लेना है तो मैं एक छोटे स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय की सलाह दूंगा। 10,170 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 10,125 और टारगेट 10,250 का होगा। ओके, एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के समय मौके ढूंढे जा सकते हैं। मूड बदलेगा जब 10,100 या 10,096 में ख्याल जो वेडनेसडे के लोज थे जिसको समीत कह रहे हैं, तो उनके लेवल्स के नीचे स्लिप होता है तो शायद दबाव बढ़ता हुआ नजर आए। इस समय तो एक माइनर बाउंस बैक के लिए प्ले करें 10,250 के टारगेट्स के साथ। समीत के पास लौटूंगा बैंक निफ्टी और उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे बातचीत करने के लिए, लेकिन पहले निफ्टी पर करते हैं फोकस। और केआर चौकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया साहब आप जुड़ते हुए। हेमेन सर, क्या करने वाले निफ्टी में आप सर? आशीष जी, निफ्टी में सेल कॉल रहेगा 10,190 के आसपास का सेल आशीष जी, 10,230 का स्टॉप लॉस और 10,110 का टारगेट। शॉर्ट टर्म कॉल है, दो या 3 दिन के लिए आशीष जी सेल कॉल। ओके, तो इन्हीं लेवल से थोड़ा सा माइनर बाउंस बैक 10,190 के आसपास के लेवल्स पे मिले तो निफ्टी को बेच के चलें। लेवल्स वो मोटा मोटी रेंज तो वही है हेमेन सर जिसमें खेल रहे हैं, लेकिन हाँ मूड थोड़ा बिकवाली का 10,110 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। तो एक बाय कॉल और एक सेल कॉल आता हुआ। हेमेन सर, आपका स्टॉक आइडिया? अच्छा जी, यूपीएल, लेकिन थोड़े बाय कॉल है, एक थोड़े लेवल चेंज करना चाहूंगा। 755 की एंट्री, 748 का स्टॉप लॉस और 769 का टारगेट आशीष जी बाय कॉल रहेगा यूपीएल में। ठीक बात, यूपीएल खरीदारी करने के मौके इस स्टॉक में आप चाहें तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी पे हेमंत सर का एक सेल कॉल था। एलएफएस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर राजेश सातपुते साहब जुड़ते हुए। राजेश जी, क्या करेंगे? आशीष जी, हमें लगता है कि निफ्टी 10,150 का एक जो सपोर्ट है वो इस टाइम रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, कल हमने बहुत अच्छी रैली देखी है, फ्रेश ओपन इंटरेस्ट यहाँ का एडिशन है, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 10,150 के नीचे इनिशिएट तो आएगा। तो लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए अब 10,150 विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,100, और हमें लगता है कि इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10,270 से लेके 10,300 तक का। ओके, तो समीत का था बाय 10,250 का लक्ष्य, राजेश का आपके सामने कॉल आता हुआ 10,270 और इवेंचुअली शायद 10,300 तक के लेवल से बाजार छूता हुआ आपको नजर आएगा। बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट करें। राजेश, आपका स्टॉक आइडिया? आशीष जी, लगता है कि टाटा मोटर विल बी अ बेस्ट पिक। वी आर प्लेइंग ए रिलीफ रैली, और यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें तो टाटा मोटर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। तो 340 के ऊपर बाय बनता है, 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और इसका टारगेट रहेगा 365 का अगले 3 रहेगा। बिल्कुल, तगड़ी पिटाई के बाद वो तो बिक्री के जब आंकड़े आए तो कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। खरीदारी करने के यहाँ पे मौके ढूंढे 365 के टारगेट्स। लेकिन चलिए, ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर साहब जुड़ते हुए। सचिन जी, क्या करेंगे आप निफ्टी पर? आशीष जी, जैसे एक मेंशन हुआ है कि निफ्टी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में है,
एंड इस पर्टिकुलर चैनल पर एंड समवेयर क्लोज टू 10,277 टू 10,250 के आसपास है। तो यहाँ पर हमारी भी सलाह यही होगी कि लॉन्ग करना चाहिए। अभी तक थोड़ा सा रूम ऊपर अवेलेबल है जिसको प्ले आउट कर सकते हैं। क्रिटिकल लेवल होगा नीचे के स्तर पे 10,110 का जो एक एक्सपोनेंशियल 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो उसके नीचे ही अगर आ जाता है तो ही वीकनेस होगी। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग साइड पे, जहां पर हम रेकमेंड करेंगे कि 10,150 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 55 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर के लेवल से अराउंड 10,277 तक के। ओके, तो सिमिलर टारगेट्स ऑलमोस्ट 10 to 77 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करने के मौके। लेकिन सचिन, आपने वर्ड यूज करा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, तो आसान शब्दों में तो हम शायद लगातार गिर रहे हैं, तो फिर खरीदारी करने के मौके क्यों? देखिए, अगर हम ओवरऑल ये सेटअप देखें तो जिस तरीके से रिबाउंड हुआ है, अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे अभी भी इंटैक्ट है। तो वहां पर ट्रेंड चेंज ऐसे कुछ हुआ नहीं है मेजर। तो जब तक ये 10,300 यानी ये रेंज को जब तक टूटता नहीं है तब तक रुझान थोड़ा सा नेगेटिव टू साइडवेज ही होगा। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को ज्यादा हाईलाइट करें। बट सिंस मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, कल के सत्र में भी देखा कि डिस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ नेगेटिव ग्लोबल क्यूज वी मैनेज टू ओपन पॉजिटिव एंड वी सस्टेन देयर। सो आई थिंक यहाँ पर इमीडिएटली 1 से 2 दिन के लिए रुझान पॉजिटिव ही रखना चाहिए। एंड अभी भी स्ट्रेट सेटअप काफी अच्छा अवेलेबल है, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो एक चैनल में है, जब तक 10,300 के बियॉन्ड नहीं जाते वो चैनल टूटेगा नहीं, लेकिन उस चैनल में अभी गुंजाइश है, कुछ खरीदारी करके चला जा सकता है। 10,277 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। सचिन, आपका स्टॉक आइडिया? कैडिला हेल्थ केयर काफी अच्छा है। इनफैक्ट काफी समय के बाद यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज से ब्रेकआउट रीइंस्टेट हुआ है। अगर हम एवरेजेस भी देखें तो वापस यहाँ से एक पॉजिटिव रुझान बनने की गुंजाइश है। इनफैक्ट डाइवर्जेंस काफी एविडेंट है ऑन द डेली स्केल, RSI डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर इमीडिएटली एक मूव नहीं एक्सपेक्ट करें, बट 1 से 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड अवेलेबल है। 400 पीस का टारगेट होगा और 379 का स्टॉप लॉस में यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल ठीक। चलिए, आज के आखिरी एक्सपर्ट है आनंद राठी के जय ठक्कर साहब। जय जी, क्या करेंगे निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने आशीष जी एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म किया है, जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और अर्ली चार्ट्स पर अगर मैं देख रहा हूँ तो उसका जो हेड फॉर्मेशन है उसमें क्लियरली इंपल्स वेव देखने मिली है। दैट इज अ 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर। जैसे अभी कुछ जानकारों ने बताया कि डिस्पाइट बीइंग ग्लोबल क्लूज बीन नेगेटिव, हमारा मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक 10,145 के लेवल्स ऑन द लोअर साइड ओवरलैप नहीं होते या ब्रेक नहीं करते, प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि हमारा मार्केट संभल जाए और एक अच्छा अपमूव भी दिखा दे। नॉट नाउ देन द लेटर हाफ, दैट इज आफ्टर 12:30 और 3:30 के सेशन में मैं दिखा दे, बट एक अपमूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जरूर। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अच्छा देखने मिल रहा है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी एक अच्छे मोमेंटम में है। सो फॉर टारगेट ऑफ 10,250 बाय करने की सलाह रहेगी। 10,145 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, खरीदारी करने के मौके और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। जय, आपका स्टॉक आइडिया? एक सीमेंस पे मुझे अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला है। डेली चार्ट्स के अर्ली चार्ट्स पर अगर आप देखो तो एक अच्छा फॉलिंग वेज पैटर्न में से ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन इट्स मोमेंटम इंडिकेटर्स। और साथ ही साथ डेली वीकली चार्ट्स पर एक अच्छा इंपल्स मूव नीचे की तरफ खत्म हो चुका है। तो एक मिनिमम रिट्रेसमेंट लेवल भी ऊपर की तरफ देखता हूं मैं, तो 1144 के टारगेट्स बन रहे, 1094 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, धन्यवाद आपका। तो 5 एक्सपर्ट से बातचीत हो चुकी निफ्टी पर और मोटा मोटी उसी दायरे को एक्सपर्ट्स प्ले कर रहे हैं। 10,100 से 10,300 का जोन है, लेकिन 5 में से 4 एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 10,150, 125, 10,100 के जोन्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें और 10,250, 10,270 और इवेंचुअली शायद जैसे कल भी एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे थे इसी प्रोग्राम में, इवेंचुअली शायद 10,300 तक के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करा जा सकता है निफ्टी में, या फिर खरीदारी करी जा सकती है। बिनानी पर फोकस करते हैं। ध्यान रखें, दिवालिया घोषित हो चुकी बिनानी सीमेंट्स के लिए बोली लगाने के मामले में अपीलेट ट्राइब्यूनल NCLAT ने लेनदारों के साथ कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने को कहा है। इस पर और बात करने के लिए, उस मामले को समझाने के लिए हमारे साथ अब खेतान एंड कंपनी के पार्टनर कुमार सौरभ सिंह साहब जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका। अच्छा, जहां तक मामला समझ में आता है, अल्ट्राटेक की अंडरस्टैंडिंग थी बिनानी के साथ, 7,266 करोड़ रुपए में वो खरीदना चाहते थे इनका एसेट। कमेटी ऑफ क्रिएटर्स थे, उन्होंने दालमिया भारत की डील को अप्रूव करा था और इसी के अगेंस्ट में मेरे ख्याल से बिनानी NCLAT का दरवाजा खटखटाने गया था।
अब इन दोनों में विवाद ऑलरेडी है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और बिनानी के बीच में, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात या दोनों मिल के सुलझाएं, ये कैसे होने वाला है सर? क्या मतलब हुआ इस रूलिंग का? देखिए, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है अगर कोई कंपनी अपना 1 लाख के ऊपर का डेट ड्यूज पे नहीं कर पाती है, और उसके बाद कंपनी का रेजोल्यूशन करना पड़ता है। इस केस में आप देखेंगे तो पूरा वो डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन हुआ, जिसके बाद प्लान्स आए थे और जिसमें डालमिया के प्लान को लेंडर्स ने एक्सेप्ट किया था, बट उसके बाद बिनानी इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक ने ये प्रपोजल दिया है कि वो हायर वैल्यू पे सारा ड्यूज क्लियर करेंगे और ना फाइनेंशियल ना ऑपरेशनल क्रेडिटर को कोई हिट लेना पड़ेगा। और वो एक बहुत कॉम्पेलिंग प्रोपोजिशन बन जाता है फॉर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और उसी एवज में अब एनसीएलटी और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स दोनों इसको कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हायर वैल्यू मिल रहा है और लॉ का भी ये इंटेंट है तो कोई एक रास्ता निकाला जा सकता है, जिसमें कि क्योंकि दोनों में विवाद था इसीलिए गए थे हम लोग को एनसीएलटी, है ना? अब इसका मतलब है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो क्या एनसीएलटी को भी मेरिट नजर आ रहा है बिनानी इंडस्ट्रीज के प्रपोजल में और इसीलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करी जा रही है? मुझे लगता है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को एक लास्ट चांस दिया जा रहा है कि आपके पास एक ये ऑप्शन है, आप कंसिडर कर लीजिए। जहां तक विधि का प्रावधान है, करंट अभी इस वक्त इंसॉल्वेंसी लॉ में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर है, पर एनसीएलटीज को कोई ऐसा पावर नहीं है, और इसलिए वो पार्टीज को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का सुझाव दे रहे हैं, पर उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। तो ये तो फिर आसान शब्दों में आपकी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अल्ट्राटेक का इस समय पलड़ा भारी होता हुआ? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लेंडर्स और उनका मामला है, पर ये लग रहा है कि एनसीएलटी किसी भी निर्णय पर आने से पहले सभी पक्षों को एक लास्ट मौका दे रही है कि वो आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर ले, और अगर उनका प्रपोजल बेटर है तो हो सकता है सीओसी उनके साथ जाए। हाँ, तो अगर सहमति इन केस नहीं बनती तो एनसीएलटी की तरफ से एक रूलिंग आएगी फाइनली, है ना? जी, और उसमें फिर ये होगा कि जो रेजोल्यूशन प्लान के तहत हाईएस्ट बिडर है उनके फेवर में बिड जा सकता है। तो ये आई थिंक एक इनफॉर्मल प्रोसेस के तहत एक लास्ट मौका दिया जा रहा है। वो अगर वर्कआउट नहीं होता है तो फिर एनसीएलटी इस पे डिसीजन लेगी। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ध्यान रखें, अगर ऐसा कुछ क्या रेजोल्यूशन निकलता है ऐसे मामले में, वो प्रेसिडेंस बनेगा। चलिए अब समीत जी के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जानने का वक्त हो चुका है। समीत जी बताएं। देखिए, एमएनएम उसका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है, एक अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है, तो उसमें बाय की सलाह होगी। 794 टारगेट, 734 का स्टॉप लॉस। सेकंड बाय सन फार्मा, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 490 के आसपास अच्छा बेस बना रहा है। निफ्टी फार्मा भी एक अच्छे सपोर्ट पे है, तो सन फार्मा प्रेफर्ड बेट रहेगा। 540 टारगेट, 488 का स्टॉप लॉस। थर्ड बाय बीएमएल, एक कॉन्ट्रा जिसने एक अच्छे खासे अंडर परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं अभी एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है, तो यहाँ से हमें लगता है कि अच्छे खासे उछाल का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। 1170 टारगेट, 1065 का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक मात्र सेल कॉल होगा आईजीएल में, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसको छोटे स्टॉप लॉस से 280 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है। 263 का टारगेट रहेगा। दैट वाज क्विक। समीत जी आपका धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। और जाते जाते अल्टामाउंट कैपिटल की आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आएगी। और बैंक निफ्टी में जो 24,400 का स्ट्राइक वाला कॉल है, खरीदारी करने के वहां पे मौके ढूंढें। 165 के लेवल्स पे बाय इनिशिएट करें। 250 का टारगेट हासिल हो सकता है। 120 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लें। और चलिए, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद बाजारों का हाल। नमस्कार।